प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आइए मेहरबान बैठी, हाल कैसा है जनाब का। हाय हाय क्या ख्याल है आपका। अच्छा जी मैं हारे चलूं, मान जाऊं ना। देखी सबकी यारी में, काली रातों में मेरी काली काली रातों में कोई लेके आया भूत। मधुबाला की खूबसूरती का अंदाजा लगाना हो तो 1990 में एक फिल्मी पत्रिका मूवी के बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की लोकप्रियता वाले सर्वेक्षण को देखिए। उसमें 58% लोगों के वोट के साथ मधुबाला नंबर 1 पर रही थी। कोई भी दूसरी अदाकारा उनके आसपास तक नहीं पहुंच पाई थी। इस सर्वे में नरगिस 13% वोटों के साथ दूसरे पायदान पर रही थी। शौक और अलहड़ अंदाज के साथ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर मधुबाला को गुजरे 5 दशक हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनके चाहने वाले उन्हें जिस शिद्दत से याद करते हैं उसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। वह प्रेम दिवस था। 14 फरवरी 1933 दिल्ली में पठान अताउल्लाह खां के यहाँ तीसरी बेटी ने जन्म लिया। सुकोमल और कच्चे फूल सी, दूध सी सफेद बिटिया का नाम रखा मुमताज जहां। पेशावर से दिल्ली आकर बसे गर्म मिजाज पठान अताउल्लाह खां की सरकारी तनख्वाह 10 बच्चों के पिता के हिसाब से पर्याप्त नहीं पड़ रही थी। एक दिन किसी काम से मुंबई आए तो नन्ही मुमताज भी साथ थी। 6 वर्षीय मुमताज को वे पुराना सागर स्टूडियो दिखाने ले गए। स्टूडियो का रंग बिरंगा वातावरण नन्ही आंखों का आकर्षण बन गया। दिल्ली आकर नृत्य और संगीत को आत्मसात करने का मन बनाया। इस कौशल का आरंभिक सुफल यह रहा कि दिल्ली आकाशवाणी में अवसर मिल गया। उस समय आकाशवाणी में बच्चों के कार्यक्रम संगीतकार खुर्शीद अनवर प्रस्तुत करते थे। किसी काम से संगीतकार मदन मोहन के पिता राय बहादुर चुन्नीलाल भी दिल्ली आए। बच्चों के कार्यक्रम में दमकती अप्सरासी मुमताज ने उन्हें प्रभावित किया। वे बॉम्बे टॉकीज के जनरल मैनेजर थे और तब बॉम्बे टॉकीज में बसंत फिल्म की तैयारी चल रही थी। अभिनेता उल्हास और मुमताज शांति अभिनीत इस फिल्म के लिए एक छोटी सी लड़की की तलाश थी। उन्होंने मुमताज को मालकिन देविका रानी से मिलवाया। पहली नजर में ही देविका रानी ने मुमताज का चयन कर लिया 150 रुपए महीने पर। मुमताज ने फिल्म बसंत में एक ऐसी बालिका का किरदार निभाया जो अपने अलग हुए माता पिता को करीब लाने का काम करती है। फिल्म का गाना मेरे छोटे से मन में एक छोटी सी दुनिया उन दिनों खासा लोकप्रिय हुआ। मेरे छोटे से मन में छोटी सी दुनिया रे। फिल्म के बाद मुमताज फिर दिल्ली लौट आई। 3 वर्ष बाद बॉम्बे टॉकीज से फिर बुलावा आया फिल्म ज्वार भाटा के लिए 300 रुपए महीने पर, लेकिन इस फिल्म के साथ कुछ परेशानियां भी चली आई। अताउल्लाह खान की नौकरी जाती रही। अपनी चांद सी बिटिया से उनकी उम्मीदें जागी और वो सपरिवार मुंबई आ गए। भीमंडी में रहने को एक छोटी सी जगह मिली। एक दिन अताउल्लाह खान सपरिवार फिल्म देखने गए। लौट कर आए तो देखा कि उनके मोहल्ले में विस्फोट हो गया था। वो सड़क पर आ गए। इधर बॉम्बे टॉकीज में ऐसी उथल पुथल मची कि ज्वार भाटा भी हाथ से निकल गई। अब अताउल्लाह खान पूरी तरह मुमताज पर आश्रित हो गए। वो उसे लेकर निर्माताओं निर्देशकों के दरवाजे पहुंचे। रंजीत स्टूडियो के लकी हीरो मोतीलाल से परिचय काम आया। यहाँ बेबी मुमताज से पूछा गया, गाना आता है? आत्मविश्वास से भरा हुआ जवाब आया, हाँ आता है। गाना शुरू हुआ, लेकिन मुमताज ने अचानक गाना बंद कर दिया। साथियों को लगा वाद्यवृंद देखकर घबरा गई है। मुमताज घबराई नहीं थी। असल में तबला और मुमताज की ताल नहीं मिल रही थी। तबलची परेशान था। मुमताज ने उसे डपट कर कहा, मैं जैसा गाती हूँ वैसी ताल मिलानी पड़ेगी। तुम्हारे तबले के साथ मैं थोड़े ही ताल बैठाऊंगी। मुमताज की बेबाकी से सब हैरान रह गए। 300 रुपए महीने पर रंजीत स्टूडियो में काम मिल गया। यहाँ धन्ना भगत, पुजारी, फुलवारी, मुमताज महल, राजपुतानी आदि फिल्मों में बेबी मुमताज ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया।
फिल्म धन्ना भगत और पुजारी के लिए उन्होंने गाना भी गाया। इस तरह बेबी मुमताज के रूप में मधुबाला की एक्टिंग की पहली पारी की शुरुआत हुई। प्रेम और सौंदर्य की देवी वीनस के नाम से जानी जाने वाली मधुबाला कच्ची उम्र में ही नायिका बन गई थी। ओरिएंटल पिक्चर्स कंपनी अपनी पहली फिल्म नीलकमल की तैयारी कर रही थी। इस फिल्म की मुख्य भूमिका अभिनेत्री बेगम पारा और कमला चटर्जी निभाने वाली थी। कमला चटर्जी से केदार शर्मा ने गुपचुप शादी रचा ली थी। बीमारी के कारण जब कमला चटर्जी का अभिनय करना संभव नहीं हुआ, तब उन्होंने केदार शर्मा से वचन ले लिया था कि नीलकमल में उनके बदले बेबी मुमताज ही एक्टिंग करेगी। इस बीच चंदूलाल शाह ने केदार शर्मा से पूछा कि फिल्म के कलाकार कौन हैं। उन्होंने जवाब दिया, राज कपूर, बेगम पारा और मुमताज। चंदूलाल शाह समझे उस जमाने की मशहूर मुमताज शांति को फिल्म में लिया गया है। बाद में जब सच्चाई सामने आई तो वो आग बबूला हो उठे। उन्होंने फिल्म में लगाए अपने 75,000 रुपए वापस मांग लिए। केदार शर्मा ने गहने और कीमती चीजें गिरवी रखकर पैसा चुकाया और कंपनी से हमेशा के लिए अलग हो गए। उन्होंने अपने दम पर बेबी मुमताज को लेकर नीलकमल बनाई, जो 1946 में रिलीज हुई। मुमताज के अभिनय को खूब सराहा गया। मधुबाला बनने के बाद उनकी पहचान बनी बॉम्बे टॉकीज की 1949 में आई फिल्म महल से। इस दौरान यानी 1946 से 1949 तक वो मेरे भगवान, इम्तिहान, चित्तौड़ विजय, दिल की रानी, अमर प्रेम, फराई आग, अपराधी, लाल दुपट्टा, सिंगार, पारस तथा नेकी और बदी जैसी फिल्मों में नायिका बनकर आई थी। बेबी मुमताज के मधुबाला बनने के पीछे भी कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि फिल्म इम्तिहान के मोहन सिन्हा ने उन्हें यह नाम दिया, जबकि कुछ के अनुसार इंदौर के कवि हरिकृष्ण प्रेमी ने उन्हें इस नाम से नवाजा। हालांकि प्रचलित किस्सा है कि बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी ने उन्हें मधुबाला नाम दिया था। फिल्म महल में वो अभिनेता अशोक कुमार के साथ एक माली की खूबसूरत बेटी के रूप में आई, जो प्रेतात्मा बनकर नायक को डराती है। रहस्य, रोमांच और कर्णप्रिय संगीत से सजी यह फिल्म सुपरहिट रही। फिल्म का एक गाना आएगा आने वाला खासा लोकप्रिय हुआ। आएगा आने वाला, आएगा आएगा। इसकी गायिका लता मंगेशकर की 10 पसंदीदा गानों में यह शुमार है। इसके बाद मधुबाला ने अपने अभिनय और सौंदर्य के ऐसे करिश्मे पेश किए कि केदार शर्मा से 75,000 रुपए वापस मांगने वाले चंदूलाल शाह भी मजबूर हो गए उनका लोहा मानने के लिए। यहां तक कि उन्होंने 1950 में मधुबाला के नाम से फिल्म ही बना डाली। फागुन में जब मधुबाला थिरकी तो थिएटर में दर्शक झूम उठे। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। मिस्टर एंड मिसेस 55 में जब उन्होंने पर्दे पर गाया ठंडी हवा काली घटा ही गई झूम के, तो भारतीय दर्शक एक मीठी बयार के नशे में होश खो बैठे। ठंडी हवा काली घटा काली गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम। जब देवानंद को पर्दे पर रिझाया, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, तो कहीं से भी वे हारी हुई नहीं, बल्कि अभिनय के सारे गढ़ जीतती हुई प्रतीत हुई। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी। चलती का नाम गाड़ी में किशोर कुमार ने उन पर गाया एक लड़की भीगी भागी सी। तब उस नटखट और उत्तेजक गीत के साथ मधुबाला का अंग प्रत्यंग मुस्कुराता नजर आया। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी। मुगले आजम की अनारकली तो दीवार में से निकलकर शायद लौट भी आए, लेकिन मधुबाला की एक्टिंग ऐसी सशक्त थी कि वो कभी लौट सकेंगी इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। फिल्म बादल से अभिनेता प्रेमनाथ मधुबाला की जिंदगी में आए और उनके जीवन के आकाश पर छा गए। है दिल न मुझसे छुपा,
आज बता क्या हुआ। प्रेमनाथ कपूर परिवार के करीबी रिश्तेदार थे, इसलिए उनसे जुड़ने में मधुबाला के परिवार को कोई आपत्ति भी नहीं थी। लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला और दिलीप कुमार की एंट्री के बाद किस्सा और गड़बड़ा गया। फिल्म साकी मधुबाला और प्रेमनाथ की आखिरी फिल्म रही। दिलीप प्रेम और मधु का प्रेम त्रिकोण किसी फिल्मी कहानी की तरह रोमांस, त्याग और बिछोह के मेलोड्रामा का उदाहरण था। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी चर्चा उनके ऑन स्क्रीन जोड़ीदारों की। अभिनेता प्रदीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी कई फिल्मों में दर्शकों के बीच खासी लोकप्रिय हुई। साज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है। राजहाथ, शिरीन फरहाद, यहूदी की लड़की, पुलिस, महलों के ख्वाब और पासपोर्ट जैसी फिल्मों में उन्हें बेहद सराहा गया। भारत भूषण के साथ भी वो गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, कल हमारा है और बरसात की रात में अत्यंत आकर्षक लगी। मैं सोया अखियां मीचे। अपने जीवन के आखिरी दिनों में हंसी और मस्ती के खजाने किशोर कुमार के साथ उन्होंने फिल्म ढाके का मलमल, चलती का नाम गाड़ी, झुमरू और हाफ टिकट ने दर्शकों को खूब ढाके लगवाए। छोड़ो छोड़ो, देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। इन फिल्मों में उन्होंने जिस चंचल चपल गरिमा का परिचय दिया वह अनुकरणीय है। दिलीप कुमार के छोटे भाई और अभिनेता नासिर खान और शम्मी कपूर के साथ खजाना, रेल का डिब्बा, नकाब और बॉयफ्रेंड में मधुबाला पूरी शोखी और शान के साथ पर्दे पर नजर आई। तेरे दिल की बात मैंने जान ली, छम छम ये चाल पहचान ली। मधुबाला के साथ ही अपना डेब्यू करने वाले राज कपूर ने मधुबाला के बारे में एक बार कहा था, लगता है कि ईश्वर ने खुद अपने हाथों से संगमरमर से उन्हें तराशा है। पेंगुइन इंडिया से प्रकाशित और भाईचंद पटेल की संपादित बॉलीवुड टॉप 20 सुपरस्टार्स ऑफ इंडिया में राज कपूर का ये बयान दर्ज है। इसी पुस्तक के मुताबिक शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने अपने फिल्मी जगत में काम करने के दिनों को याद करते हुए कहा कि जब एक दिन उन्होंने शूटिंग करते हुए मधुबाला को देखा था, उन्हें लगा कि उनका दिन बन गया। शम्मी कपूर ने अपनी आत्मकथा शम्मी कपूर द गेम चेंजर में एक पूरा चैप्टर मधुबाला को समर्पित किया है। वो इसमें कहते हैं, मैं ये जानता था कि मधु किसी और के प्यार में है, लेकिन इसके बाद भी मैं ये स्वीकार करना चाहता हूं कि मैं उनसे पागलों की तरह प्यार करने लगा था। इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि मैंने उनसे खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी। शम्मी कपूर ने 2011 में प्रकाशित इस आत्मकथा में कहा था कि 6 दशक बाद आज भी जब वो कभी मधुबाला के बारे में सोचते हैं तो उनके दिल की धड़कन मानो थम जाती है। मधुबाला की खूबसूरती का ये आलम था कि शम्मी कपूर अपनी डेब्यू फिल्म रेल का डब्बा फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला को देखते ही अपने डायलॉग भूल जाया करते थे। महज 36 साल की उम्र, जीवन के आखिरी 9 साल अपने घर में कैद होकर रहने की मजबूरी और केवल 66 फिल्में, लेकिन मधुबाला ने इन सब से वो मुकाम हासिल कर लिया जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर गया। जन्म से ही मधुबाला के दिल में छेद था और डॉक्टरों के मुताबिक उस बीमारी में उन्हें बहुत ज्यादा आराम की जरूरत थी। लेकिन मधुबाला के पिता ने उन्हें ऐसी दुनिया में धकेला हुआ था जहां उन्हें लगातार काम करना पड़ा था। इस काम ने उन्हें कितना खपा दिया, इसकी झलक 1957 में फिल्म फेयर की उस खास सीरीज में मिलती है जिसमें पत्रिका ने उस जमाने के सुपरस्टार से अपने बारे में कुछ लिखने को कहा था। नरगिस, मीना कुमारी, नूतन, राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, किशोर कुमार, अशोक कुमार सबने इसमें अपने बारे में लिखा था। इस सीरीज में मधुबाला ने अपने बारे में कुछ लिखने से इनकार करते हुए माफी मांगी थी। माफीनामे में मधुबाला ने लिखा था, मैं खुद को खो चुकी हूँ, ऐसे में खुद के बारे में क्या लिखूं? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे उसके बारे में लिखने को कहा है जिसे मैं नहीं जानती। समय ने मुझे खुद से मिलने का वक्त नहीं दिया। जब मैं 5 साल की थी तो किसी ने मेरे बारे में पूछा नहीं और मैं इस भूल भुलैया में आ गई।
फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे पहली सीख यही दी थी कि आपको अपने बारे में सब कुछ भूलना होता है। सब कुछ, खुद को भी कभी आप एक्ट कर पाते हैं। ऐसे में मैं खुद के बारे में क्या लिखूं? मधुबाला के फिल्मी जीवन पर खतीजा अकबर ने आई वांट टू लिव द स्टोरी ऑफ मधुबाला लिखी है। इस पुस्तक से गुजरने के दौरान पता चलता है कि मधुबाला की खूबसूरती ने उनके अभिनय के प्रति अनुशासन और सीखने की लगन को कभी कम नहीं होने दिया। मधुबाला उस दौर में फिल्मी दुनिया की इकलौती कलाकार थी जो समय से पहले सेट पर मौजूद होती थी। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से वो रात में शूटिंग नहीं किया करती थी और अपने पूरे करियर में उन्होंने कभी आउटडोर शूटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसके बावजूद मधुबाला अपने समय की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार होती रही। काम के प्रति उनके परफेक्शन की मिसाल देखनी हो तो मुगले आजम फिल्म के उन प्रेम दृश्यों को देखिए जिनमें शहजादा सलीम अनारकली को हंस के पंखों से छेड़ता है। इस दृश्य को भारतीय सिने संसार के सबसे रोमांटिक दृश्यों में शुमार किया जाता है। ये जानना दिलचस्प है कि इन दृश्यों के अलावा भी मुगले आजम के तमाम प्रेम दृश्यों के वक्त दिलीप कुमार और मधुबाला की आपसी बातचीत बंद थी। शम्मी कपूर ने इस बात का जिक्र भी किया है कि किस तरह से दिलीप कुमार केवल मधुबाला को देखने के लिए मुंबई से पुणे तक कार चला कर आया करते थे और दूर खड़े होकर मधुबाला को देखा करते थे। बहरहाल एक आम धारणा यह है कि मधुबाला के पिता नहीं चाहते थे कि मधुबाला और दिलीप कुमार की शादी हो। इसको लेकर फिल्मी पत्र पत्रिकाओं में काफी कुछ छपता भी रहा है, लेकिन दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा दिलीप कुमार द सब्सटेंस इन द शैडो में इससे उलट बात कही है। उन्होंने लिखा है, जैसा कि कहा जाता है, उसके उलट मधु और मेरी शादी के खिलाफ उनके पिता नहीं थे। उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी और वो इस बात से बेहद खुश थे कि एक ही घर में दो बड़े स्टार मौजूद होंगे। वो तो चाहते थे कि दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले, अपने करियर के अंत तक उनकी फिल्मों में गाते नजर आए। फिर ऐसी क्या बात हुई जिसके चलते बॉलीवुड की सबसे मशहूर प्रेम कहानी शादी तक नहीं पहुंच पाई? दिलीप कुमार ने इसके बारे में भी लिखा है, जब मुझे मधु से उनके पिता की योजनाओं के बारे में पता चला तो मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई, जिनमें मैंने उनसे कहा कि मेरे काम करने का अपना तरीका है। मैं अपने हिसाब से प्रोजेक्ट चुनता हूं और उसमें मेरा अपना भी प्रोडक्शन हाउस हो तो भी ढिलाई नहीं कर सकता। दिलीप कुमार के मुताबिक उनकी यही बात मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान को पसंद नहीं आई और उन्होंने दिलीप कुमार को जिद्दी और अड़ियल मानना शुरू कर दिया। दिलीप के मुताबिक मधुबाला का रुझान हमेशा अपने पिता की तरफ रहा और वो कहती रही कि शादी होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा भी नहीं था कि दिलीप शादी के लिए तैयार नहीं थे। 1956 में ढाके का मलमल फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन उन्होंने मधुबाला से कहा भी, काजी इंतजार कर रहे हैं, चलो मेरे घर, आज शादी कर लेते हैं। लेकिन उनकी बातों पर मधुबाला रोने लगी। दिलीप कुमार कहते रहे कि अगर आज तुम नहीं चली तो मैं तुम्हारे पास लौटकर नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। दिलीप कुमार उसके बाद मधुबाला के पास नहीं लौटे क्योंकि दोनों के बीच 1957 में ऐसा विवाद हो गया जिसकी आंच ने इस मोहब्बत को हमेशा के लिए खत्म कर डाला। 1957 में प्रदर्शित नया दौर फिल्म के लिए दिलीप कुमार और मधुबाला को निर्देशक बी.आर. चोपड़ा ने साइन किया था। इस फिल्म की आउटडोर शूटिंग पुणे और भोपाल में होनी थी, लेकिन मधुबाला के पिता ने अपनी बेटी को भोपाल भेजने से इनकार कर दिया क्योंकि उस इलाके में कुछ ही दिनों पहले दूसरी फिल्म की यूनिट के साथ स्थानीय लोगों का झगड़ा हो चुका था। तब तक बी.आर. चोपड़ा अपनी फिल्म की काफी शूटिंग कर चुके थे। पेशे से वकील रह चुके बी.आर. चोपड़ा मामले को कोर्ट में ले गए और इस बीच उन्होंने मधुबाला की जगह वैजयंतीमाला को साइन कर लिया। इसी मामले की सुनवाई के दौरान दिलीप कुमार ने कोर्ट में कहा था कि वे मधुबाला से मोहब्बत करते हैं और उनके मरने तक मोहब्बत करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने अपना बयान बी.आर. चोपड़ा के पक्ष में दिया था। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में इसके बारे में लिखा है कि उन्होंने अपनी ओर से सुलह की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था और पूरे मामले में बी.आर. चोपड़ा का पक्ष सही था। इसके बाद मधुबाला को यकीन हो गया कि दिलीप कुमार उनके पास कभी नहीं लौटेंगे। इस अलगाव के चलते ही मधुबाला ने शादी करने का मन बनाया होगा।
लेकिन वो किशोर कुमार से एक दिन शादी कर लेंगी, इसका भरोसा किसी को नहीं था। कहते हैं जब उन्होंने शादी करने की ठानी तो उस जमाने में इंडस्ट्री के 3 दिग्गजों ने इन्हें शादी का प्रस्ताव भेजा। वो तीनों थे प्रदीप कुमार, भारत भूषण और किशोर कुमार। खास बात यह रही कि तीनों ही गैर मुस्लिम थे। चर्चा रही है कि मधुबाला ने नरगिस से सलाह मांगा था तो उन्होंने भारत भूषण का नाम सुझाया था, जो उस वक्त कुंवारे भी थे और शराब सिगरेट से दूर रहने वाले। लेकिन जिस वक्त मधुबाला और दिलीप कुमार की राहें अलग होने लगी थी, उसी वक्त किशोर कुमार का अपनी पहली पत्नी रुमा गुहा ठाकुरता से तलाक हुआ था और दोनों एक साथ कई फिल्मों में काम कर रहे थे। इस वजह से दोनों के बीच एक आकर्षण हुआ हो और 1960 में किशोर कुमार और मधुबाला ने आपस में शादी कर ली। किशोर कुमार को मधुबाला की बीमारी के बारे में पता तो था, लेकिन उसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं था। वे मधुबाला को इलाज के लिए लंदन ले गए, जहां डॉक्टरों ने जवाब देते हुए कहा कि अब ज्यादा से ज्यादा मधुबाला 1 से 2 साल ही जी पाएंगी। जब डॉक्टर्स ने बताया कि वो ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाएंगी, तब किशोर कुमार ने मुंबई के कार्टर रोड में बंगला खरीदकर मधुबाला को वहां नर्स और ड्राइवर के साथ रख दिया। वो मधुबाला से मिलने के लिए आते जरूर रहे, लेकिन 3-4 महीनों के अंतराल पर वह कहते, अगर मैं आया तो तुम रोगी और ये तुम्हारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। शायद किशोर ने इसलिए अपने आप को अलग कर लिया कि अंतिम विदाई से उन्हें धक्का न लगे, लेकिन उन्होंने कभी भी पत्नी को भला बुरा नहीं कहा। उन्होंने उसके सारे इलाज का खर्चा उठाया। ऐसे में दिल की बीमारी बढ़ती गई, लेकिन मधुबाला के अंदर जीने की इच्छा काफी भरी हुई थी, लिहाजा वो डॉक्टरों के हाथ खड़े करने के बाद भी 9 साल तक जीवित रहीं। हालांकि अगले 4 साल तक उनके काम वाली फिल्में रिलीज होती रहीं, लेकिन मधुबाला आखिरी दिनों में देखने में कैसी थी, इसको लेकर भी कम कयास नहीं लगाए जाते रहे हैं। बॉलीवुड टॉप 20 सुपरस्टार्स ऑफ इंडिया में मधुबाला के अंतिम दिनों की झलक मिलती है। शायद बीमारी ने मधुबाला के आत्मबल को कमजोर किया था, तभी तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो मेकअप करने लगी थी। सुपरस्टार्स ऑफ इंडिया में फिल्म निर्देशक शक्ति सावंत ने बताया कि वो भी मधुबाला की मौत से ठीक एक दिन पहले उनसे मिले थे और वो भारी मेकअप में थी। हालांकि अपने पूरे फिल्मी करियर के दौरान वो कम मेकअप करने के लिए मशहूर रही थी। उनकी जिस खूबसूरती का बॉलीवुड में कभी डंका बजता था, उस फिल्मी दुनिया ने उन्हें बेशक भुला दिया हो, लेकिन वो भारतीय सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करती रहीं। भारतीय डाक सेवा ने 18 मार्च 2008 को मधुबाला की याद में एक डाक टिकट जारी किया था। इस मौके पर फिल्म अभिनेता मनोज कुमार ने कहा था, मधुबाला देश का चेहरा थी। शताब्दी में कोई एक मधुबाला ही हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी मधुबाला से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह हमसे अवश्य शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपने होस्ट और दोस्त अभिषेक आनंद को इजाजत। नमस्कार।